नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे। पहला आर्टिकल देखने वाले हैं हम, भारत और नेपाल के संबंध को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, हम इस आर्टिकल को इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारत में भी नई सरकार बनी है, नेपाल में भी नई सरकार बनी है। तो पुराने जो भी विवाद वाले मुद्दे रहे हैं, जो भी पेंडिंग इश्यूज रहे हैं, उसको कैसे करके हम सॉल्व करेंगे, मतलब आने वाला समय कैसा रहेगा और कैसे करके हमारे जो रिलेशन है और भी ठीक हो सकते हैं। भले कोई विवाद रहा हो तो उस विवाद को कैसे सुलझाएंगे। तो नेपाल और भारत के संबंधों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। सेकंड वाला जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा, ये वाला आर्टिकल पार्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज एंड हीट वेव से रिलेटेड है। हीट वेव के बारे में या फिर लू लगने की खबर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। पार्टिकुलरली गर्मी के दिनों की जब हम बात करते हैं ना, तो कई बार आप ये सुने हैं कि 2023 का जो साल रहा था सबसे गर्म रहा अभी तक, और पता नहीं आने वाले टाइम में कौन कौन सा साल कितना गर्म होने वाला है। अब यहाँ पर चर्चा होने वाली है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का असर होता है ना, इसमें महिलाओं के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। हीट वेव महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। कैसे करके कर रहा है, इसके ऊपर डिटेल में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हीट वेव के चलते चलते उनको बहुत सी नई नई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो फर्टिलिटी है, वो भी प्रभावित होती है। तो पुरुष से कहीं ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं महिलाएं। ठीक है, अब जैसे कि पुरुष और महिला में काम करने की जो कैपेसिटी है, थोड़ा अंतर रहता है। ऑलरेडी से अंतर है ही। जब हीट वेव जैसी कंडीशन आती है ना, तो ये और भी ज़्यादा अपने काम को स्लो कर देती हैं। काम स्लो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है, और काम स्लो करने का चलते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि केंद्र सरकार क्या काम कर रही है आज के समय में। बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी बना दे रही है। जैसे कि आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम लेने के लिए यूपीएससी संस्था बनाई गई है। ठीक इसी प्रकार से मेडिकल का एग्ज़ामिनेशन करने के लिए उसने एनटीए बनाया है। और भी कुछ एग्ज़ाम हैं जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि आपको यदि पीएचडी वगैरह करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी पेपर होता है नेट का। आज के समय में ऐसा हो गया है कि केंद्र सरकार सब कुछ अपने लेवल पर कर रही, राज्य के भरोसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ रही। यहीं से फिर गड़बड़ियाँ चालू हो जाती हैं। आप नेशनल लेवल की इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाए हैं, और इसके माध्यम से यदि पेपर लीकेज हो जा रहा है, तो फिर आपकी इतनी बड़ी संस्था बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले तो जो सेंट्रलाइज टेस्टिंग मैकेनिज़्म है, इसके ऊपर हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेटर हो सकें। ये चीज़ काफ़ी नेसेसरी है। व्हाट हैज़ बीन मिस्ड आउट इज़ द डैमेज टू स्कूल सिस्टम। ठीक है, एक चीज़ जो छूट जा रही है, वो क्या चीज़ छूट जा रही है, वो है स्कूल प्रणाली को होने वाला नुकसान है। इसके बारे में भी चर्चा होना जरूरी है। शुरुआत करी जाती है सन 2017 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करी थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकें प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। एनटीए जब बनाया गया था, तो ये क्या काम करेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करती है। ठीक है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। किस मोड के माध्यम से पेपर लिए जाएंगे, कंप्यूटर में बिठा के हम पेपर लेंगे। एनटीए वाज टू हैव स्पेशलिस्ट इन द साइंस ऑफ टेस्टिंग टू सेट अप एप्रोप्रिएट क्वेश्चन बैंक। एनटीए की खास बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन को सेट करने वाले लोग काफ़ी माहिर होते हैं, कैसे क्वेश्चन बैंक को तैयार करना है। वहीं यदि हम बात कर लें
ये ना कम से भी कम 15 प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन होता है मेडिकल के लिए, एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कोर्सेज के लिए। अब वहीं यदि हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसके सबसे ऊपर बैठते हैं चेयरमैन। साथ ही साथ इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर रहता है जो कि काम करता है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर। लेकिन खाली इन दोनों के यहाँ पर रहने से, इसमें रहने से, जिनमें से किसी के भी पास अपेक्षित संस्था बनाने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो आपके जो मुखिया हैं उनके पास में नॉलेज नहीं है। एनटीए क्या काम कर रही है? ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करा रही है, और ऑफलाइन करा रही है, सीधी सी बात है, जरूर यहाँ पर लीकेजेस होने वाला है। इसका रीज़न ये दिया जाता है कि भाई कंप्यूटर में टेस्ट कराना है तो बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, एक रीज़न ये बोला जाता है। तो आप इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि कोई ज़रूरी है कि आप ऑफलाइन ही पेपर को कंडक्ट कराएं, इससे बच्चों अपने एग्जामिनेशन सेंटर जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक रीज़न ये दिया जाता है। 4750 एग्जामिनेशन सेंटर के फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और नीट यूजी फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस। तो काफ़ी बड़ी संख्या में कहना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नीट पेपर लीकेज हुआ है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं कि कैसे करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, एंड ऐसी किस चीज़ की हमको ज़रूरत है जिसके चलते चलते एग्जामिनेशन सिस्टम को हम इतना इंटीग्रेट करके चल रहे हैं। वही नीट की बात कर लें, विच इज़ कंडक्टेड बाई एनटीए हैज़ गॉन होपलेसली रॉन्ग ड्यू टू फॉल्टी एंड इनकम्पिटेंट इम्प्लीमेंटेशन। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसको कंडक्ट कराया गया था एनटीए के द्वारा, ठीक है, काफ़ी गलत रहा था। यहाँ पर काफ़ी हमको फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला था पॉलिसीज़ का। अब जो आइडिया था वो क्यों आया भाई? एनटीए हम लेकर के क्यों आए हैं? हम जो है स्टैंडर्डाइज कर सकें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को, ठीक है, जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न गिवन द वेराइंग स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल बोर्ड अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, जो स्कूल के बोर्ड रहते हैं ये लोग भी अपने स्टैंडर्ड में परिवर्तन लेकर के आते हैं। कैसे परिवर्तन लेकर के आते हैं? सरकारी स्कूल के बच्चे की किताब अलग रहेगी, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की किताब अलग रहेगी, क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं आने वाले समय के लिए अपने बच्चों का कि इनको डॉक्टर बनाना है। तो भाई थोड़ा सिलेबस में हम चेंजेस करके लाते हैं। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हमको देखने को मिल जाती है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर का लीकेजेस होना, ग्रेस मार्क गलत तरीके से दे देना, री एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करा रहे हैं 2-4 लड़कों के लिए, तो ये सब चीज़ें एकदम गलत हो जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला जा रहा है? तो देखिए, गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये जो लीकेजेस हुआ है पटना एंड गोधरा तक, इसको लिमिटेड हमने कर दिए हैं। तो ऐसा लगता है क्या कि ये जो चीज़ है 4 से 5 स्टेट तक नहीं फैली होगी? क्या ये गवर्नमेंट की कमजोरी है कि वो जो एनटीए इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो फ्लॉलेस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सके नीट के लिए? ठीक है, वहीं यदि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इस मामले में थोड़ा सा आगे आया है और इसकी सुनवाई चालू हुई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो है काउंसलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एडमिशन के लिए फाइनल स्टेज होता है। कब बोला है? जुलाई के 3rd वीक्स में। एंड दिस इज़ एन एग्जामिनेशन वेयर रैंक इज़ क्रिटिकल। ये एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं, यदि आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप प्राइवेट में तो करने की सोच भी नहीं सकते हैं।
जिसके पास ज़्यादा हायर रैंक आएगी, इसका मतलब ये है आपको बेटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, वो भी सब्सिडी वाले रेट में। वहीं एक चीज़ और यहाँ पर बोली जा रही, जो कट ऑफ का परसेंटेज था प्रीवियस ईयर से यदि हम तुलना करेंगे ना, तो वो 19 से लेकर के 22% की रेंज में रहा था, जो कि इंडिकेट करता है बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनको डिसेंट रैंक वर अनेबल टू गेट एडमिशन ड्यू टू हाई कैपिटेशन फीस। अब सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हो रहा है, फीस बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए बच्चे नहीं ले पाते हैं एडमिशन। और यही सब के चलते चलते तो ऐसा रहता है कि जो कट ऑफ परसेंटेज है ना, वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा कम होते जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आखिर किन चीज़ों के चलते चलते हमको देखने को मिल रहा है। पहले नंबर की बात ये है ना कि सरकार को डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा एग्ज़ाम को। इसका मतलब ये है राज्य सरकार को डॉक्टरों की ज़रूरत है, इसके लिए उसने कॉलेज स्थापित करे हैं। यहाँ पर वो बच्चों को जो एडमिशन दिलाएगी, कितने बच्चों का एडमिशन लेना है, उसकी स्टेट में पढ़ाई का क्या लेवल है, उसके हिसाब से वो बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और अपने यहाँ पर एडमिशन दिलाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है, स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। आपने जो फ्रेमवर्क बनाए हैं उसके लिए एवल्यूटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। अगला जो कदम उठाया जा सकता है, जो हमारी टेस्टिंग बॉडीज़ होती हैं उनको हमें रीस्ट्रक्चर करना है, जैसे कि उनमें हमारे एक्सपर्ट कैसे हैं, टेस्टिंग एक्सपर्ट कैसे हैं, साथ ही साथ कुछ कुछ आईटी मेजर्स भी हमको अपनाने की ज़रूरत है। एंड साइबर सेफ्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 लाख सीट को भरने के लिए 24 लाख, ठीक है, बच्चे यदि शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है आपको काफ़ी बड़े व्यापक पैमाने पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। रिस्क इस प्रकार का रहता है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं ना, वो इसमें शामिल हो जाते हैं, पेपर लीकेजेस वगैरह होता है, पैसा ये लोग कमाना चालू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनेशन पेपर होते हैं ना, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचे जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन यदि आप करते हैं ना, तो इससे जो रिस्क का एलिमेंट है ना, वो कम हो जाता है। वहीं यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल की बात करें, तो वो क्या काम करेगा, वो मैंडेट करेगा, स्टैंडर्ड तैयार करेगा कि भाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या मैंडेट होना चाहिए एंड क्या कहना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। इसके बाद इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारे देश का, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहना चाहिए एक प्रकार से अदालत ही होता है, जहाँ पर जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं, उन्होंने यदि कोई अपराध किया है तो उनकी सुनवाई करी जाती है। एक किशोर न्यायालय जिसको आप बोल सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस, जिसे युवा अपराधियों का न्यायालय या फिर बच्चों का न्यायालय भी कहा जाता है, एक ट्रिब्यूनल होती है जिसके पास वयस्कता की आयु ना प्राप्त करने वाले बच्चों द्वारा किए गए अपराधों के लिए निर्णय पारित करने का विशेष अधिकार होता है। तो वहीं यदि हम बात करें कितनी उम्र के अपराधी को जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाता है, मतलब 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति पर किसी आपराधिक आरोप लगाया जाता है तो मामला किशोर अपराध न्यायालय को भेजा जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में यदि आप देखेंगे, पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो जो पुणे का एक्सीडेंट हुआ था, इस एक्सीडेंट से ही जुवेनाइल जस्टिस के बारे में थोड़ी सी आप देखेंगे ना, ये डिमांड उठी थी। डिमांड ऐसी उठी थी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत जो कहना चाहिए सुनवाई होती है, इस सुनवाई
में आप ये देखेंगे कि पुणे में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्स कार चला रहा था 17 वर्षीय युवक। नशे में धुत नाबालिग ने 24 वर्षीय अनीस अवधिया और अश्विनी कोष्टा को कुचल दिया था। अब आप देखेंगे आरोपी नाबालिग को निचली कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ में जमानत दे दी है। नाबालिग के पिता प्रसिद्ध बिल्डर विशाल अग्रवाल हैं, जिन्हें संभाजी नगर में गिरफ्तार किया गया था। दिलचस्प वाली बात यह है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन यानी अस्थायी पंजीकरण के साथ वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ आरटीओ तक आने जाने के लिए किया जा सकता है। अधिकारी लोग कहते हैं कि जो नाबालिग लड़का कार चला रहा था उस पर 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर प्रतिबंध है। वहीं लग्जरी कार को 12 महीने तक किसी भी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराएंगे तो क्या हो गया है, वो लोग तो कहना चाहिए अपना काम करेंगे ही, गाड़ी तो चलेगी ही, उनकी भली पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे। ऐसा यहाँ पर आज के समय में काम चलता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात किए हैं, ये जो लड़का था अपराध उसने इतना बड़ा किया है, अब इसको जुवेनाइल कोर्ट में नहीं, अब इसको नॉर्मल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस प्रकार के संशोधन आप देखेंगे किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से पारित किए गए थे, जहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे ने अपराध कितना किया है। तो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 आया था, जो बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मजबूत करने और कारगर बनाने का प्रयास करता है। इसमें संशोधन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी? तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट NCPCR द्वारा 2020 में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट किया गया था, जिसमें बोला गया कि भाई 2015 के संशोधन के बाद भी 90% जो देखभाल संस्थान हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो NGO कर रही हैं। 39% ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है। एंड बोला जा रहा है लड़कियों के लिए जो CCI हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी संख्या 20% से भी कम है। 26% बाल कल्याण अधिकारियों की अनुपस्थिति है और कुछ राज्यों में लड़कियों के लिए CCA एक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ शौचालय होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, अलग बिस्तर, बेड, डाइट प्लान, ये सब दुनिया भर की बातें इसमें बोला जाता है। लेकिन देखिए, इसमें गंभीर अपराधों के लिए कुछ कुछ प्रावधान किए गए थे कि यदि यह कोई ज़्यादा गंभीर अपराध करता है ना, तो फिर उसको नॉर्मल तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम रहता है ना, इसमें आपको कुछ छूट दे दी जाती है, तो वो छूट आपको नहीं मिलने वाली है। आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं जो एडोलसेंट्स रहते हैं जिनकी उम्र 16 साल की है, एज ए एडल्ट के तौर पर JG एक्ट में उनको अलाउ किया जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अलाउ करता है कि जो एडोलसेंट्स रहते हैं जिनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है, इफ़ दे आर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग हीनियस ऑफेंस, यदि उन्होंने कोई हीनियस ऑफेंस किया है तो भाई उनको ट्रीट अलग तरीके से किया जाएगा। हीनियस ऑफेंस के अंतर्गत मिनिमम जो है 7 ईयर्स का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार के ऑफेंसेस में जैसे कि आपको कल्पेबल होमिसाइड, किसी की हत्या कर दिया जाना, या फिर आप देखेंगे, हालांकि यदि अनजाने में डेथ हो जाती है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर किस मामले में होता है, दारू पी के आप गाड़ी चला रहे हैं, इसको हीनियस क्राइम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है और इसके लिए मिनिमम पनिशमेंट, एंड साथ ही साथ इसके लिए मिनिमम पनिशमेंट क्या रहेगा इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। JJ एक्ट को 2021 में संशोधन किया गया था। आज के समय में कैटेगराइज कर दिया जाता है एक ऑफेंस को जिसमें कोई मिनिमम सेंटेंस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस कितना हो सकता है, 7 ईयर्स हो सकता है सीरियस ऑफेंसेस के लिए। लेकिन ये डील नहीं करता है मेरिट द ट्रांसफ़र ऑफ ए केस टू द एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बस दिक्कत ये है कि
इसको केस का जो ट्रांसफ़र है क्या वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी इसको ये डील नहीं करता है। कोई बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा की है, मतलब ऐसे एडोलसेंस की हम बात कर रहे हैं, यदि हीनियस ऑफेंस उन्होंने किया है तो जेजेबी के अंतर्गत, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायालय जिसको बोला जाता है, कंडक्ट करती है एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर वो ये निर्धारित करेगी क्या हम इसको एडल्ट के तौर पर मान लेते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस ना उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है। एंड प्रोटेक्शन जो दिया जा रहा है वो ऐसा है कि अभी वो बच्चा अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा सोचने समझने की कैपेसिटी कम है, इसलिए उसने ऐसी गलती कर दिया है। ये रिकॉग्नाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू 2014 का ये केस था, एंड बाय द यूएन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हमारे देश में जो चल रहा है वो जोर देता है ये जो अपराधी है इसका रिहेबिलाइजेशन, मतलब इसने जिसको मारा है, जिसको कुचला है, रिहेबिलाइजेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन, पनिशमेंट की जगह ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आया है ये एम्पावर करता है मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को। यदि किसी एडोलसेंट ने कोई अपराध किया है तो जो जे एक्ट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एम्पावरमेंट का काम करता है। एंड इसमें बोला जा रहा है जो कन्विक्शन है, इस कन्विक्शन को क्या किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जा रहा है किसी ऑफेंडर्स का। जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस जो कानून होता है इसमें कुछ इंटरवेंशन लिए गए हैं, जैसे कि थेरेपी, साइकियाट्रिक सपोर्ट है, एंड डी एडिक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये कुछ कदम इसमें उठाए जाते हैं। न्यूज़ का अगला जो आर्टिकल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इसमें कर्नाटक में एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें बोला जा रहा है जो मैनेजमेंट की पोस्ट होती है इसमें स्थानीय निवासियों के लिए 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कर्नाटक में कोई कंपनी स्थापित है, आप समझ लीजिए नेशनल लेवल की, ठीक है। उस कंपनी को क्या काम करना पड़ेगा, 10 पोस्ट यदि वो निकाल रही है तो 5 पोस्ट उसको रिजर्व रखना पड़ेगा लोकल कर्नाटक के लोगों के लिए, मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए। तो 50% कोटा दिया जा रहा है उद्योग कारखाना जो कि मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए है। 75% का रिजर्वेशन नॉन मैनेजमेंट की पोस्ट पर होने वाला है, मतलब जो वर्कर लोग हैं उसके लिए। एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत ये बी वाले लोग आ जाते हैं। कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्री फैक्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024, बहुत लंबा नाम रखा गया है। इसको कैबिनेट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है मीटिंग में, जिसको चेयर कर रहे थे चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। एंड इसको आने वाले जो सेशन है उसमें रखा जाएगा। इस एक्ट के माध्यम से डिफाइन किया जा रहा है कि भाई लोकल कैंडिडेट के अंतर्गत कौन कौन आने वाले हैं। लोकल कैंडिडेट में एक वो लोग आते हैं जिनका जन्म स्टेट ऑफ कर्नाटका में हुआ है, ठीक है, जो कि स्टेट का डोमिसाइल्ड है, मतलब 15 साल से वो यहाँ पर रह रहा है। एंड हु इज़ कैपेबल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कन्नड़ा, बोलते लिखते पढ़ते कन्नड़ा आपको आना चाहिए, तब जाकर के आप योग्य हो जाते हैं। इसके बाद नोडल एजेंसी जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराएगी। इस एक्ट के अंतर्गत बोला जा रहा है कि कैंडिडेट के पास में एक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कन्नड़ा का भी उसने अध्ययन किया हो एक लैंग्वेज के तौर पर। इफ़ नॉट दे शुड पास ए कन्नड़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यदि आपके पास में आपने वो सब्जेक्ट नहीं लिए हैं तो आपको क्या काम करना है, कन्नड़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास करना पड़ेगा एज स्पेसिफाइड बाय द नोडल एजेंसी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसके लिए सरकार नोटिफाई करेगी, एजेंसी बनाएगी। बोला जा रहा है कि यदि
क्वालिफाइड या फिर सुटेबल लोकल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहते हैं तो जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो सरकार के कोलैबोरेशन के साथ में करेगी। एंड क्या काम किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा लोकल कैंडिडेट्स को 3 साल के अंदर में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए यहाँ पर जॉब का रिजर्वेशन आ गया है, आप ये समझ सकते हैं। यदि उसको पर्याप्त मात्रा में लोकल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं पढ़े लिखे, तो कंपनी को क्या काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री क्या काम करेगी, उसको अप्लाई करना पड़ेगा रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। आपको एक कागज़ लगाना पड़ेगा कि भाई हमको इस कानून से आप छूट दीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद इंक्वायरी करी जाएगी, गवर्नमेंट पास करेगी अप्रोप्रिएट ऑर्डर, एंड सच ऑर्डर पास बाय द गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। सरकार जो भी ऑर्डर फाइनल कर दे फिर वो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वहीं यदि हम बात करें जो परसेंटेज है लोकल कैंडिडेट का, 25% से डाउन नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट पोजीशन में, एंड 50% से डाउन नहीं होना चाहिए नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी की पोस्ट में। यदि ऐसा यदि कहीं होता है तो आपको 10,000 से लेकर के 25,000 की पेनाल्टी लगाई जाएगी। एंड द बिल हैज़ बीन पास्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ वॉइसेस कॉलिंग 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर कन्नाडियास। 100% की डिमांड कर रहे हैं लेकिन मिल रहा है आपको 50%, ये भी बहुत है। अगला जो आर्टिकल देखने वाले हैं ये वाइट पेपर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो वाइट पेपर न्यूज़ में रहा था। वाइट पेपर न्यूज़ में कुछ समय पहले ऐसा रहा था कि मोदी सरकार ने बजट सत्र में एक वाइट पेपर, श्वेत पत्र पेश किया था। सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पेपर को पेश किया था। उसके जवाब में कांग्रेस, मतलब जो अपोजिशन है, ब्लैक पेपर लेकर के आई थी। तो देखिए ब्लैक पेपर आखिर होता क्या है। ब्लैक पेपर किसी विशेष मुद्दे या नीति पर सरकार की आलोचना करना है, असहमति जताना है, तो इस चीज़ को बताता है। ब्लैक पेपर जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहते हैं इसके बारे में बताने और सबूत प्रदान करने के लिए भी पेश किया जाता है कि आप सबूत प्रस्तुत करिए। वहीं यदि हम वाइट पेपर की बात करें तो वाइट पेपर किसी भी सरकार, संस्थान या कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। ब्लैक पेपर के उल्टे में श्वेत पत्र, वाइट पेपर किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। श्वेत पत्र एक सफ़ेद रंग के कवर में होता है। श्वेत पत्र के जरिए कोई सरकार जनता को अपनी नीतियों और आंकड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करती है। तो ब्लैक जो पेपर रहता है वो काले रंग के कवर में होता है। श्वेत पत्र किसी भी सरकार, संस्था या फिर कंपनी जारी कर सकती है। वाइट पेपर की तरह इसे भी किसी भी सरकार, संस्था या फिर कंपनी जारी कर सकती है। वाइट पेपर के जो विश्लेषण रहते हैं वो रिसर्च से रिलेटेड हो सकते हैं, ऐतिहासिक, नीति परिवर्तन या फिर पहल से संबंधित हो, जबकि ब्लैक पेपर ज़्यादातर जो है विवादास्पद विषयों को संबोधित करते हैं।